अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है आर्या ने, प्रयाग, इंडिया से। इंडिया का ये वाला गांव जो आज वक्त के साथ साथ जहां आज शहर की तरह कई सहूलियात मुयस्सर आ चुकी हैं, लेकिन ये कहानी है उस वक्त की जब इस छोटे से गांव के अंदर इतनी ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। लोग सादा सी जिंदगी गुजारते थे। सब गांव के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होते थे। लेकिन वहीं पे एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसने उन पूरे गांव वालों को हिलाकर रख दिया। एक ठंडी यखबस्ता रात थी। हर तरफ कोहरा फैला हुआ था, धुंध ही धुंध थी। गांव के सब लोग अपने अपने घरों में गरम लिहाफ, गरम बिस्तरों के अंदर दबके हुए थे। और वैसे भी जब से वो वाकया हुआ था, इस गांव के अंदर बेइंतहा खौफ फैल गया था। गांव के लोगों ने गहरी नींद से उस वक्त चौंक कर उठकर बैठ गए जब उन्होंने एक जोरदार चीख की आवाज सुनी। ये किसी मर्द की चीख की आवाज थी, लेकिन किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अपने लिहाफ से बाहर निकले और बाहर जाकर देख सके कि ये किसकी चीख की आवाज है। शायद वो खौफ जो उनके दिमाग में इस तरह सरायत कर चुका था, वो इतने खौफजदा हो चुके थे, शायद इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार भी थे कि कभी भी किसी लम्हे भी कुछ भी हो सकता है। और फिर आज की रात फिर जब उन्होंने एक चीख की आवाज़ सुनी तो जानते थे सुबह जब अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो किसी इंसान को मुर्दा हालत में देखेंगे। सर्दियों की रात होने की वजह से कई लोग तो फिर खौफ के मारे सो ही ना सके, क्योंकि इस चीख का मतलब यह था कि किसी घर से नहीं बाहर से चीख आई है और चीखने वाला इतनी जोर से चीखा था कि दूर दूर तक यह आवाज़ सुनाई दी थी। कुछ लोग अपने बिस्तरों से उठकर बैठ गए, एक दूसरे से बात कर रहे थे कि फिर कुछ हो गया है, फिर किसी की जान चली गई है। किसने कहा था इसको अकेला जाए? एक ही तो हल बचा था। अगर किसी को रात को इमरजेंसी में घर से बाहर निकलना भी पड़ता था तो वो अपने हमसाए, रिश्तेदार, दोस्तों से मिन्नत समाजत करके 3-4 लोगों को इकट्ठा करता और वो 3-4 लोग अपने हाथ में लालटेन और डंडे या कोई हथियार लेकर बाहर निकलते और मुहतात अंदाज में चलते हुए जिस काम को सरअंजाम देना होता वो उसको सरअंजाम देकर वापस आ जाते। लेकिन हादसा तब होता था जब कोई अकेला बाहर जाता था, क्योंकि उनको याद था पहली दफा ऐसा ही हुआ था। सब कुछ नॉर्मल था, अभी तक पहला भी वाकया नहीं हुआ था कि एक रात गांव का एक शख्स, जब गांव के लोग 8 बजे अपने घरों को चले गए और वो शख्स रात के 10 साढ़े 10 बजे के करीब किसी काम के सिलसिले में बाहर जाने लगा। और अमूमन लोग चले जाते थे, वो अपने घर के बाहर तो गया कि मैं 3-4 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। घर वाले भी बेफिक्र होकर सो गए कि आ जाएगा, दरवाज़ा खुला रखा। सुबह हो गई, देखा बिस्तर खाली है, दरवाज़ा खुला हुआ है, वो वापस नहीं आया। जब उसकी तलाश शुरू की गई तो पता लगा वो एक जगह पे मुर्दा हालत में पाया गया था। वो ज़मीन पर इस अंदाज में गिरा हुआ था कि उसकी आंखें खौफ से खुली की खुली रह गई थी। ऐसा लगता था जैसे उसने कुछ देख लिया था और ऐसा देखा था कि देखते ही वो ज़मीन पे गिरा
और उस खौफ की वजह से उसकी जान चली गई और आंखें जो अभी भी खुली हुई थीं, आंखों की पुतलियां बताती थी कि उन पे खौफ सवार है। और गांव के लोग खड़े चीमे गोयां कर रहे थे आपस में कि लगता है किसी जानवर ने इस पे हमला किया है, लेकिन उसके वजूद पे कोई भी हमले के निशान नहीं थे। कपड़े तक अपनी जगह पे महफूज थे। जानवर हमला करता है तो कपड़े तक फाड़ देता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। फिर उसके साथ क्या हुआ था? सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था। उसके घर वाले चीखो पुकार कर रहे थे, 2-3 घंटे का कह के गया था, लेकिन अब वो वापस ही नहीं आया था। इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। उस गांव के अंदर अभी सूरज नहीं निकला था। वो सर्दियों की रात थी, कोरा धुंध अभी भी छाई हुई थी, लेकिन गांव के लोग गर्म कपड़े पहने उसकी लाश को उठा रहे थे। उसकी लाश को उठाकर वो अंदर तो ले आए, लेकिन किसी के पास हल नहीं था, किसी के पास जवाब नहीं था इसके साथ क्या हुआ है। और उस दिन उस गांव के अंदर सारा दिन एक ही टॉपिक रहा, क्या हो सकता है? क्या किसी जहरीले जानवर ने इसको काट लिया है? लेकिन वजूद पे कोई ऐसा निशान भी तो नहीं था। सांप अगर होते हैं सर्दियों में तो वो नहीं होते, गर्मियों के दिनों में सांप नजर आते हैं, तो सांप भी नहीं हो सकता। क्या बिच्छू ने काटा है? किसने काटा है? अगर किसी जानवर ने काटा था तो जिस्म के उस हिस्से पे निशान होना चाहिए था। उसके जिस्म के किसी भी हिस्से पे कोई भी निशान नहीं था। कोई अंदाजा ना लगा सका कि वो गांव का शख्स क्यों मरा था। उस गांव के लोगों ने उसका सफरे आखिरत, जो एक आखिरी रसूमात होती है, वो अदा की। लेकिन कई दिनों तक ये डिस्कस होता रहा कि उसके साथ क्या हुआ होगा। अमूमन जब भी गांव में कोई आफत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती थी तो पता चल जाता था कि किसी जानवर ने, किसी सांप ने, किसी बिच्छू ने, किसी ऐसी चीज ने उसको काटा है या कुछ किया है जिसकी वजह से वो मरा है। ये पहला वाकया था जिसका किसी को भी अंदाजा ना हो सका कि इसकी मौत की वजह क्या हो सकती है। और खौफ उस दिन फैल गया जब कुछ दिनों के बाद एक इसी तरह की और मौत वाक़ई हो गई। उसके भी घर वाले जब सुबह निकले ढूंढने के लिए तो गांव वालों ने कहा, क्या हुआ, क्यों ढूंढ रहे हो उसे? तो उन्होंने बताया, हम तो रात को सो गए थे, उसने हमें बताया भी नहीं वो क्यों बाहर गया, और हम जब सुबह उठे तो बिस्तर उसका खाली है। हम परेशान हो गए हैं, हम नहीं जानते वो रात को गया है, सुबह गया है, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ उठ के चला जाए बताए बगैर, तो हम पर तो परेशान होकर ढूंढने आ गए हैं। और उसको भी ढूंढते ढूंढते पता चला उसका मुर्दा वजूद एक जगह पे पाया गया, और अंदाज बिल्कुल वैसा था जैसे एक पहले लाश मिली थी। आंखें खौफ से फैल गई थीं, जैसे मरने से पहले आंखों ने कुछ ऐसा देखा हो कि वो खुली की खुली रह गई और उसके बाद वो मर गया। उसके पूरे वजूद को टटोल कर देखा गया, कोई जख्म का निशान नहीं था, सिवाय एक चीज़ जो दोनों में मुश्तरक थी, वो थी खौफ से आंखें खुली हुई। अब फिर से अंदाजे लगाए गए, लेकिन कोई भी हल ना निकाल सका कि ये दूसरी मौत भी कैसे वाक़ई हो रही है। तीसरा शख्स फिर एक दफ़ा मजबूरी में जब घर से जाने लगा तो घर वालों ने उसको सख्ती से मना किया कि तुम जानते हो 2 अमवात पहले वाक़ई हो चुकी हैं और तुम जिद करके जा रही हो, मत जाओ। उसने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं, मैं आ जाऊँगा। घर वालों ने बहुत रोका, लेकिन वो फिर भी ना रुका और घर से चला गया। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? उसका भी मुर्दा वजूद पाया गया। अब जब सब सर जोड़ कर बैठे तो एक ही बात डिस्कस हो रही थी कि जो भी घर से अकेला जाता है वो वापस नहीं आ पा रहा। तो फैसला यही हुआ कि अब अगर किसी को घर से बाहर निकलना भी हो रात के टाइम, दिन पे तो कोई खौफ नहीं था, लेकिन जैसे ही रात, गहरी रात होती थी, खौफ के साए छा जाते थे।
अब जब भी कोई कोई घर से बाहर जाएगा तो वो 2 3 या 4 लोग इकट्ठे होके और अपने हाथों में हथियार या डंडे सोटे लेकर निकलेंगे, ऐसे नहीं। और लोगों को कभी कभी अगर मजबूरी बन भी जाती तो हाथों में ऐसे ही डंडे सोटे और लालटेन लेकर जब निकलते, पहली दफ़ा जब 4 लोग इस तरह निकले तो वो मोहतात अंदाजे से चलते हुए, इर्द गिर्द निगाह रखे हुए वो गए, जो काम करना था काम किया और वापस अपने घरों तक खैरो आफियत से पहुंच गए। और अगले दिन उन्होंने सब गांव वालों को बताया कि अगर आप 3 4 इकट्ठे होकर जाएं तो फिर खौफ नहीं, आप घर वापस आ सकते हैं। इसका मतलब है जो भी मुसीबत, जो भी आफत आती है अकेले शख्स पे आती है तो कोशिश करें अकेले मत जाएं। वहीं पे 2 3 दफ़ा कुछ लोगों को काम पड़ा, वो गए, लेकिन 3 4 की सूरत में गए और वह वापस आ गए। और एक रात ठंडी यख बस्ता रात थी, सारे गांव वाले अपने बिस्तर में सो रहे थे कि एक घर के बाहर दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। जैसे ही दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया गया तो वो आवाज़ रात की उस खामोशी में, सर्दियों की उस धुंध वाली रात में दूर दूर तक सुनाई दी। उस दरवाजे की आवाज़ को ना सिर्फ उस घर के लोगों ने सुना बल्कि इर्द गिर्द के घर के लोगों ने भी सुना। वो भी जाग चुके थे। शायद सब पे खौफ सवार इस तरह का था कि रात को किसी का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। तो घर का मालिक तो जाग गया, लेकिन उसने अपने इर्द गिर्द वालों को आवाज़ देकर पूछा, क्या तुम लोग भी जाग गए हो? तो साथ वाले ने कहा, हाँ मैं भी जाग गया हूँ। दूसरे तरफ मुंह करके दूसरी तरफ जो दीवार थी उस तरफ पूछा, क्या तुम भी जाग गए हो? उसने कहा हाँ। उसने कहा, मैं अकेला दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता, तुम लोग भी बाहर निकलो, अपने दरवाजे खोलो तो हम देखते हैं कौन है। अगर अकेला दरवाज़ा खोला तो कुछ खतरा ना हो जाए। और उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने कहा ठीक है, हम भी डंडे लेकर बाहर निकल रहे हैं, जब हम आवाज़ दें उसी वक्त दरवाज़ा खोलना। तो यूं 3 4 लोगों ने अपने हाथों में डंडे पकड़े, लालटेन चला लिए, और जब दरवाज़ों को इकट्ठे ही खोला गया तो बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था। सबके जिस्म के ऊपर एक सर्द खौफ की लहर दौड़ गई। बाहर कोई भी नहीं था। वो डंडे पकड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि आवाज़ तो सबने सुनी है, क्लियर आवाज़ को सुना है, लेकिन बाहर तो कोई नहीं है। अगर कोई बाहर था तो इतनी जल्दी कहाँ चला गया? दौड़ के भी नहीं गया, भाग के भी नहीं गया। कुछ घरों से मजीद लोग भी निकल आए। अब 8 10 लोग इकट्ठे हो चुके थे और बात यही हो रही थी कि कहाँ गया, ढूंढो उसे। अब हम सब इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का ऐसे ही साथ दे सकते हैं कि देखो, पहचानो वो कहाँ है, हमें उसको ढूंढना है। वो आगे बढ़े और फैसला कर चुके थे, हमें अलग अलग नहीं होना, साथ साथ रहना है। किसी को भी कुछ महसूस हो तो दूसरे को आवाज दे देना है। उस धुंध वाली रात को, जहां हर तरफ एक खौफ का साया फैला हुआ था, घुप अंधेरा था, धुंध फैली हुई थी, वो गांव के लोग जब चल रहे थे तो कदमों की आवाज़ भी उनको ऐसे महसूस होती थी जैसे ही ज़मीन पे कदम रखा हो तो पीछे से कोई आ रहा हो। वो खौफ से पीछे मुड़ के देखते तब एहसास होता वो अपने ही कदमों की आवाज़ थी। वो इसी तरह इधर उधर देखते हुए काफ़ी दूर तक गए, लेकिन उनको कोई भी नज़र ना आया और वो वापस आ गए कि नहीं, कोई भी नहीं है। और फैसला हुआ अब अगर कोई दरवाज़ा भी खटखटाएगा तो दरवाज़ा नहीं खोलना, और वो अंदर चले गए। अगले दिन ये बात गांव में डिस्कस हो रही थी और एक बुजुर्ग जो काफी देर से खामोश बैठा हुआ था, इन बातों को सोच रहा था, तो उसने सबकी बातें सुन के कहा, एक बात जिस पे तुम लोग तवज्जो नहीं कर रहे, मेरा दिमाग कह रहा है इसका जरूर कुछ उस वाकये से ताल्लुक बनता है। उसने कहा क्या? गांव के वो नौजवान खूबसूरत लड़की और उसका इंतहाई खूबसूरत भाई जो किसी बड़े शहर से आए थे और इस गांव की खूबसूरती को देखकर इस पे फिदा हो गए थे। वाकई ये बहुत खूबसूरत गांव था, इसके दरख्तों के पत्ते बहुत खूबसूरत थे,
इस दरख्तों के ऊपर लगे हुए फल बहुत खूबसूरत थे, इसकी हरियाली, इस गांव के अंदर बने हुए घर, ये सब खूबसूरती उनको ऐसी भा गई थी कि शहर के वो दोनों बहन भाई जो इंतहा के बला के खूबसूरत थे, वो दोनों मुसव्विर थे, तस्वीर बनाते थे। उनके पास कैनवास होते थे और जब किसी मंजर को वो देखते तो वहीं पे लकड़ी का स्टैंड लगा के उस पे एक कैनवस लगा के ब्रश की मदद से, रंगों की मदद से उसको बनाना शुरू कर देते। पहली दफा जब गांव के लोगों ने उनको देखा तो उनको वेलकम किया बहुत अच्छी तरीके, और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो शहर से आए हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और ये तस्वीरें बनाते हैं और उसके बाद इन तस्वीरों को जाकर वो बेच देते हैं। तो तस्वीरों को बनाने के लिए आंखों के सामने वो मंजर होना चाहिए, तभी उन मंजर को देख के वो तस्वीरें बनाते हैं। गांव वाले सोच रहे थे वो वापस चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब हमें कुछ अरसा तक यहीं पे रहना है, ढेर सारी तस्वीरें बनानी हैं, फिर हम वापस जाएंगे। यूं एक गांव का घर जो खाली था उनको किराए पर दे दिया गया। उस गांव के घर के अंदर दोनों बहन भाई रहते थे और सारा दिन कहीं ना कहीं गांव वालों को नजर आते। वो कम गो थे, ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन गांव वालों को नजर आते अपने कैनवस पे रंगों को बखेरते हुए, और गांव वाले ये देख के हैरान रह जाते। जैसे वो दोनों बहन भाई बला के खूबसूरत थे, वैसे ही जब वो किसी तस्वीर को बनाते थे तो गांव वाले उस तस्वीर को देखकर हैरान रह जाते थे कि उन्होंने उस तस्वीर को ऐसे रंगों से ऐसा खूबसूरत बनाया होता कि वो शशदर रह जाते कि कितनी उनके हाथों के अंदर ऐसी कारीगरी है कि वो कारीगरी जब अपने हाथों से ब्रश पकड़ के उस तस्वीर पे रंग बखेरते तो इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाते कि गांव वाले हैरान रह जाते। उन्होंने काफी तस्वीरें बनाई और फिर वो चले गए। शहर बेचा, क्या किया उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन वो फिर से वापस आ गए थे। अभी बहुत सी मंजर कशी ऐसी थी, अभी बहुत सारे ऐसे सीन, मनाजिर ऐसे थे जिनको वो अपने कैनवस पे ट्रांसफर करना चाहते थे, तो वो यहीं पे फिर से आके रहना शुरू हो गए। लेकिन कुछ अरसे बाद गांव वालों ने देखा कि वो लड़की पेट से थी, उसका पेट बड़ा हो गया था। वो तो किसी से बोलते नहीं थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, तो ये तो बहन भाई थे। और ये बातें होते होते गांव के लोग आपस में चेमे गोइयां करते करते जब एक रात इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा, इनसे हमें पूछना पड़ेगा, इनका तो गांव में क्या किसी के साथ दुआ सलाम है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो मिलते तक नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करते, कोई जबरदस्ती बात करे तो हाँ या ना में जवाब दे देते हैं। तो इसका पेट कहां से हुआ? ये तो कहीं गए भी नहीं है, कितने महीनों से यहां पे हैं। क्या भाई ने बहन के साथ? तौबा तौबा तौबा। वो कानों को हाथ लगाना शुरू हो गया और फैसला किया, हम ऐसों को जिंदा नहीं रहने देंगे, हम ऐसे बेगैरत को निकाल देंगे। जो बहन भाई आपस में जिस रिश्ता बना रहे हैं, उनके निगाह में ये था कि इन बहन भाई ने ही आपस में रिश्ता बना के, वो इतने मॉडर्न थे, उनके कपड़े भी ऐसे मॉडर्न होते थे, शलवार कमीज तो नहीं पहनते थे गाँव की तरह। वो एक जीन्स लड़की भी पहनती थी और गाँव में औरतें शलवार कमीज पहनती थी, वो लड़की जीन्स और एक टाइट शर्ट पहन के फिरती थी। उसका जिस्म भी इतना खूबसूरत, ऊपर से टाइट कपड़े पहन के फिरती थी, तो गांव वाले उनसे हिचकिचाते थे। और जब उनको गांव वाले पकड़ कर ले आए तो उनसे पूछा गया कि इसके पेट में किसका बच्चा है। जब वो बहुत ज्यादा सवाल कर चुके तो वो इसका जवाब ना दे सके। जब बहुत ज्यादा कोशिश की गई तो वो समझ गए कि हमारा शक 100% सच्चा है, हम जो सोच रहे हैं वही है। अगर इनका किसी के साथ चक्कर होता तो बता देते, इसका मतलब है बहन भाइयों ने ही आपस में गलत काम किया है। वो इतने गुस्से में आ गए कि भाई को भी इतना मारा और औरत को भी मारना शुरू हो गया। औरत के ऊपर तो औरतों को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो गांव की औरतें जब भी उसको देखती थी तो वो समझती थी ये फहाशी फैला रही है, कैसे कपड़े पहन के फिर रही है, इसको वो स्लीवलेस पहनती थी। गांव के लोगों के लिए उस वक्त स्लीवलेस पहना तो एक बहुत ही मॉडर्नपन था, और जितने चुस्त टाइट किस्म के वो कपड़े पहनती थी तो औरतें बहुत खफा होती थी कि निकालो उसको। और अब तो वो अपने पेट में भाई का बच्चा लेके फिर रही थी, उस पर इतना तशद्दुद किया गया, वो इतनी नाजुक थी, वो एक मुसव्विर थे, आर्टिस्ट थे, वो औरत थोड़ा सा भी जुल्म बर्दाश्त न कर सकी, तशद्दुद बर्दाश्त न कर सकी, और उसको कोई ऐसी चोट लगी कि वो मौके पर ही मर गई। और उधर भाई को भी उन्होंने इतना मारा कि वो दिमागी
चोट की वजह से बेहोश हो गया। और जब वो होश में आया तो उसने देखा उसकी बहन मर चुकी है और वो एक कमरे में बंधा हुआ था। और गांव वालों ने उसी बंधी हुई हालत में उसको छोड़ दिया था। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पुकारता रहा मदद के लिए। ना ही उसको किसी ने पानी दिया और ना ही उसको किसी ने खाना दिया, यहां तक कि भूख और प्यास से वो भी मर गया। शहर से तो इन लोगों का कोई इतना राब्ता था नहीं, छोटे छोटे गांव दूर दूर बसे हुए। यूं दोनों बहन भाई जो एक फहाशी फैलाते थे और उन्होंने एक इंतहा कर दी थी, उनके दिलों को दुखाया था कि एक बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते को उन्होंने जलील किया था, वो अपने अंजाम को पहुंच गए थे। और उस रात वो बुजुर्ग उनको बैठा कह रहा था, मुझे लगता है हमने जो उनको मारा था बहन भाइयों को, कहीं ये वो तो नहीं है। तो गांव वाले हंस पड़े और कहा, बाबा लगता है तेरा दिल दिमाग भी तेरे बुढ़ापे की तरह बूढ़ा हो गया है। वो मर गए और उनका तो सजा हमने कम दी है, वो तो नरक में होंगे। भगवान उनको और सजा दे रहा होगा, उन्होंने उस मुकद्दस रिश्ते को पामाल किया था। हमने तो इतना कुछ भी नहीं किया जितना भगवान उनके साथ कर रहा होगा। वो तो इससे ज्यादा सजा के मुस्तहिक थे। उस औरत को तो और तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए था जिस तरह उसके भाई को मारा था, जिस तरह वो तड़प तड़प के भूख और प्यास से मरा, ताकि दुनिया को सबक मिले कि ऐसा काम कोई ना कर सके। ये तो हमारे गांव में फहाशी फैलाने क्या सबक देने आए थे हमारे बच्चों को कि बहन भाई तौबा तौबा तौबा। खैर बात इधर उधर हो गई। यकीनन वो तो मर चुके थे, वो तो ऐसा नहीं कर सकते थे, सबको पता था वो कहां से ऐसा करेंगे। लेकिन अब उनकी मौत को 2 साल हो चुके थे। अगर उन्होंने करना होता तो वो गांव वाले उस बुजुर्ग से बोले, बाबा उन्होंने करना होता तो वो तो 2 साल पहले, 2.5 साल शायद उनको हो चुके हैं। एक बोला, नहीं भाई फला मौसम में हुआ था, पूरे 3 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा, लो सुन लो, 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल में अब उनको याद आया है ये काम करना। उन्होंने करना था, अगर उनका कुछ मसला था, वो मरे नहीं जिंदा हैं या उनका कोई है, तो वो तो 3 साल पहले करते। वो नहीं है, ये कोई और आफत आई है। अब इसी तरह अब वो जैसे ही शाम का अंधेरा फैलने लगता, गांव के लोग अपने अपने घरों में दबक जाते और खौफ की वजह से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो भी बाहर है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसकी वजह से कई अमवात हो चुकी हैं। कि आज गांव का वो अकलौता घर जो थोड़े फासले पे जमीनों के बीच में बना हुआ था, उसके दरवाजे को खटखटाया गया। अंदर मियां बीवी और बच्चे सो रहे थे। जैसे ही दरवाजे को खटखटाया गया, वो शख्स भी गांव का रहने वाला था, जान चुका था। उसको बीवी कई दफा कह चुकी थी कि इस घर को छोड़ो, हम गांव के उन घरों में से कहीं अपना कच्चा सा घर बना के रहते हैं जब तक ये मुसीबत, ये आफत टल नहीं जाती थी। लेकिन वो कहता था खैर है, कुछ नहीं होगा। लेकिन आज जब दरवाजा खटखटाया जा रहा था तो बीवी भी खौफजदा होकर उठ बैठी और शौहर भी, और बच्चे भी खौफ से उठ गए, क्योंकि उनको भी पता था जब गांव का एक दरवाजा पहली दफा खटखटाया गया था तो 3-4 लोग बाहर निकले थे तो कुछ नहीं हुआ था। यहां तो वो अकेला था, इर्द गिर्द कोई घर भी नहीं था जो इस आवाज को सुन पाता, मदद को आ जाता। वो उठा, उसने लालटेन जलाया और डंडा अपने हाथ में पकड़ लिया। उसकी बीवी अंदर से कुल्हाड़ी लेकर आ गई और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थमा दी। दरवाजा अभी तक मुसलसल बजे जा रहा था। बीवी भी डंडा हाथ में लिए उसके पीछे आना शुरू हो गई। वो अपने शौहर से कह रही थी दरवाजा मत खोलो, और शौहर भी दरवाजा नहीं खोलना चाहता था। वो चाहता था दरवाजा जो खटखटाया जा रहा है आखिर ये बंद हो जाए। लेकिन काफी देर दरवाजा खटखटाया जाता रहा तो मजबूरन उन दोनों को आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते दरवाजे के पास जाना पड़ा। अब शौहर अपने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी को इस अंदाज में पकड़ कर खड़ा है जैसे वो वार करने वाला हो, और बीवी भी डंडा ऐसे हाथ में पकड़ के कांप रही है जैसे उसको भी शौहर की मदद करनी है। लेकिन दरवाजा कौन खोलेगा? शौहर ने तो दोनों हाथों में कुल्हाड़ी को इस तरह थाम रखा है कि वो सर पे वार करने वाला है। दरवाजा तो बंद है। तो शौहर ने अंदर से आवाज दी, कौन है?
कौन है मेरे घर के बाहर जो इस वक्त रात को दरवाजा खटखटा रहा है? क्या करमू तुम हो? क्या तुम हो? क्या तुम हो? उसने 3-4 नाम गिनवाए, लेकिन बाहर से खामोशी रही। अगर कोई गांव का बंदा होता है और रात को वो दरवाजा खटखटाता है तो सबसे पहले जब अंदर से आवाज आती है कौन हो, तो वो फौरन अपना नाम लेकर बोलता है मैं हूं। और जब वो उसको पहचान जाता है तब वो दरवाजा खोलता है। अभी तक बाहर से कोई जवाब नहीं आया था और वो अंदर खड़ा हुआ था और उसने कहा बोल कौन है तू? लेकिन मुसलसल दरवाजा खटखटाया जा रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। तो अंदर से खड़ा हुआ बोला अगर तू जब तक अपना बताएगा नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अगर तूने अंदर जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की तो याद रख मैं नहीं देखूंगा तू कौन है कौन नहीं, मैं वार करूंगा, मैं तेरा ऐसा हशर कर दूंगा, मैं तेरे ऊपर ऐसा वार करूंगा तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंदर मत आ, अंदर मत आ, मैं तेरा मुंतजिर हूं, अंदर मत आ। दरवाजा मुसलसल खटखटाया जाता रहा, यहां तक कि उनके बच्चे भी खौफजदा होकर जो अंदर थे उनके पीछे आकर खड़े हो गए। बच्चे जोर जोर से रोना शुरू हो गए। जैसे ही बच्चे जोर जोर से रोए तो उनकी मां उनको चुप कराने लग गई, बच्चों चुप कर जाओ, रो मत। तो बाहर जो भी था उसने दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया जैसे ही उसने बच्चों का रोने का शोर सुना। बच्चे चुप करा लिए मां ने, और वो शख्स हाथ में कुल्हाड़ी लिए काफी देर मुंतजिर रहा कि अब दोबारा दरवाजा बजेगा, लेकिन दरवाजा नहीं बजा। तो वो मियां बीवी बच्चों को लेकर अंदर कमरे में तो चले गए, लेकिन रात सारी जागते रहे। और सुबह ही सुबह वो फैसला कर चुके थे अब वो इस घर में नहीं रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होता। उन्होंने अपना सामान उठाया और गांव के साथ ही बने हुए जो घर थे उन्हीं घरों में एक में शिफ्ट हो गए। और उन्होंने गांव को बताया कि कैसे राज दरवाज़ा खटखटाया जाता रहा है, बच्चों के रोने पे दरवाज़ा खटखटाना बंद हो गया था। अब गांव के अंदर 3-4 जो अमवात हुई थी वो सब एक जैसी थी, खौफ से उनकी आंखें खुली होती थीं और कोई जख्म का कोई भी निशान नहीं होता था। लेकिन उस रात फिर से जहां गांव वाले खौफ में सोते तो थे, लेकिन हल्का सा भी खटका होता था तो फौरन जाग जाते थे। हल्का सा खटका हुआ तो वो जाग गए, क्योंकि फिर उस खटके के बाद सब अपने अपने घर में मौजूद बिस्तरों की तरफ देखते थे कि जितने बिस्तर लगे हुए हैं क्या सब घर के फर्द उन बिस्तर पर मौजूद हैं। तभी एक घर के अंदर निगाह पड़ी, एक शख्स बिस्तर पर मौजूद नहीं था, और वो था वो बुजुर्ग जिसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था। अब घरों में तो उन्होंने बाथरूम वॉशरूम नहीं बनाए हुए थे, वॉशरूम के लिए वो बाहर जाते थे, लेकिन अकेला कोई भी आजकल नहीं जाता था। वो 4-5-6-7 लोग या औरतें भी इस तरह 6-7 इकट्ठे होकर जाती थीं। वो पता नहीं क्यों घर से बाहर गया था कि बाहर से एक हल्की सी चीख सुनाई दी और घर के लोग उस चीख को सुन के ज़ोर से शोर मचाना शुरू हो गए कि इर्द गिर्द के घरों में उनका शोर पहुंचा। वो लोग भी जाग गए, सब ने डंडे उठाए और निकल कर बाहर पहुंचे तो क्या देखते हैं, घर के दरवाजे के कुछ ही फासले पे उनका वही बुजुर्ग ज़मीन पर मरा पड़ा है। आंखें खौफ से खुली हुई हैं और उसके दोनों हाथ ऐसे हैं जैसे अपने वजूद को किसी चीज़ से बचाने के लिए अपने हाथ उसने आगे किए थे, लेकिन वो मर चुका था। हल अभी भी किसी के पास नहीं था, जवाब अभी भी किसी के पास नहीं था। कैसे मरा था, क्या हुआ था उसके साथ, बस एक चीख की आवाज आई थी और वो मर गया था। उस गांव का अकलौता डॉक्टर, जिसका नाम था डॉक्टर अयान, जो रिसर्च करता रहता था, पढ़ता रहता था, उसको किताबें पढ़ने का शौक था, वो कब से इसी गांव में ही आबाद था। इसी गांव में ही वो रहता आया था और गांव के लोग जब भी बीमार होते उसी के पास जाते और वो फौरन उनका इलाज करता। उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, वो ख़ानदानी रईस था, उसके पास पैसा ये वो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो एक बेहतरीन डॉक्टर था। लेकिन वो अब अपने गांव में रिटायर होकर आ गया था और यहीं पे आबाद हो गया था। यहीं गांव के सारी ज़िंदगी उसने शहर में गुजारी थी। गांव के अंदर उसने एक शानदार 2 मंजिला अपना मकान बनाया था
और वहीं पे वो रातों को भी जागता और अपना बुढ़ापा अब वो आराम से सुकून से अपने इसी गांव में गुजार रहा था। गांव के लोग जानते थे कि वो वाहिद डॉक्टर अयान एक ऐसा शख्स है जो इन अमवात पे यकीन नहीं करता था। गांव वालों का कहना यह था कि कोई भूत प्रेत इस गांव पे हमला आवर हो चुके हैं, कोई ऐसा भूत है, कोई डाइन है, कोई चुड़ैल है जो ऐसा कर रही है, जिसकी वजह से वो लोग खौफजदा थे। लेकिन इस बात का जिक्र जब वो डॉक्टर अयान के सामने करते तो एक ज़ोरदार कहका लगाता और कहता, कोई भूत कोई जिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम लोग गलत सोचते हो। और तभी वो गांव वाले कहते, तो फिर ये लोग कैसे मर रहे हैं? तो डॉक्टर अयान कहते, यकीनन पढ़े लिखे ना होने की वजह से पहले से ही उनके दिमाग में खौफ होता है और कुछ भी ऐसा उनके सामने आता है जिससे वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं तो वो खौफ के मारे वो मर जाते हैं, उनको दिल का दौरा पड़ जाता है। लेकिन डॉक्टर अयान बहुत कम मिलते थे। वो अपना ज़्यादा वक्त पढ़ने में और पसंदीदा उनका मशगला था सिगार पीना और शराब पीना। वो अपना सिगार हाथ में लिए किताब पढ़ते रहते और रातों को भी अमूमन उनके घर का ऊपर वाला पोर्शन दूर से नजर आता कि लाइट जल रही है, मोमबत्ती या लालटेन उन्होंने जलाई हुई है और वो जाग रहे हैं। उन्होंने वहां पे क्लिनिक नहीं बनाया था क्योंकि वो सारी जिंदगी शहर गुजार के आए गए थे और जब आप रिटायरमेंट के करीब आए थे, जब उनकी रिटायरमेंट हो गई थी, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, तो तभी वो इस गांव में आके आबाद हुए थे। गांव वालों ने उनको देखा था, वो इस गांव के नहीं थे लेकिन उनके पास पैसा ये को सब कुछ था, तो इसलिए उन्होंने आते ही उन्होंने अपना घर बना के वहीं पर रहना शुरू हो गए थे। तारुफ एक डॉक्टर का था, तो कभी कभार गाँव के लोग ज़्यादातर हकीम के पास जाते, डॉक्टरों पे वो बिलीव कम करते थे, लेकिन कभी कभार कभी अगर कोई उनके पास चला जाता तो वो उसको मेडिसिन दे देते थे, वरना अपना ज़्यादा वक्त अपने घर पे ही गुजारते थे। खाने पीने का सामान इकट्ठा ले आते थे और वक्त वहीं पे गुजारते। आज भी डॉक्टर अयान अपने कमरे में यहाँ पे रोशनी जलाए हुए वो एक आरामदेह कुर्सी पे बैठे रॉकिंग चेयर पे हिल रहे थे और कुर्सी पे एंजॉय कर रहे थे। सामने एक उस ठंडी यख रात के अंदर एक शराब का गिलास जो उनके जिस्म को हरारत पहुंचा रहा था और सिगार जो एस्ट्रे के अंदर रखा हुआ था, वो सिगार को उठाते, उसका कश लेते और साथ ही हल्का सा एक सिप शराब का लेते। सामने आतिशदान जल रहा था जिसके अंदर लकड़ियां चटकने की आवाज़ आ रही थी और उन जलती हुई लकड़ियों की वजह से, उस आग की तपिश की वजह से कमरे के अंदर एक हरारत मौजूद थी। कमरे का टेम्परेचर बहुत अच्छा था, इसलिए वो सुकून से बैठे पढ़ रहे थे कि तभी उनके घर के दरवाजे को बजाया गया। ठक 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 ठक। वो गांव के लोग उनको वो सारे वाकयात, वो बातें बता चुके थे, कैसे लोग मरे थे, कैसे दरवाज़ों को खटखटाया जाता था, कैसे वो अकेला शख्स डरा था, कैसे 3-4 लोग इकट्ठे निकले थे तो बाहर कोई नहीं था। वो सब कुछ उनके दिमाग में था, लेकिन वो इन बातों को मानते नहीं थे, वो हंस पड़ते थे और वो जहालत कहते थे। आज उनका अपना दरवाज़ा बज रहा था, उनको कोई खौफ महसूस ना हुआ, लेकिन रात के इस पहर दरवाजे से इस तरह निकलना, इस तरह गर्म कमरे से निकलना और दरवाजे को जाके खोलना उनको अजीब सा लग रहा था। वो सोचने लग गए, अरे यार, अगर किसी को कोई मुसीबत तकलीफ़ पड़ी है तो इसे को चला जाए, मैं उठ के नहीं जाऊँगा बाहर। वो अपनी किताब पढ़ने में मसरूफ़ रहे, लेकिन दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जा रहा था। जब 3-4 दफ़ा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा गया तो वो जान चुके कि जो भी बाहर है वो ऐसे नहीं जाएगा, वो दरवाज़ा तोड़ के ही दम लेगा। तो वो अपनी जगह से उठे कि कौन आ गया है इस वक्त मुझे तंग करने के लिए, और वो फिर चलते हुए दरवाजे के करीब गए और दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखते हैं सामने एक नौजवान खड़ा है, इंतहाई ज़ख्मी हालत में, उसके जिस्म से खून टपक रहा है, सांस फूली हुई है, घबराया हुआ है, जैसे भागता हुआ आया हो और हवास बाख्ता हो। इस शदीद सर्दी में उसका वजूद जहां
हर तरफ कोहरा ही कोहरा था, धुंध ही धुंध थी, शदीद हड्डियों में घुसने वाली सर्दी थी कि हर बशर जो अपने बिस्तर में इस तरह दबक कर लेटा था कि हल्का सा भी बाहर निकला तो शदीद ठंड उसको लग जाएगी, क्योंकि जब सर्दियों में गाँव के अंदर आप रहते हो, इर्द गिर्द ज़मीनें हों, हरियाली हो, तो ऐसी नमी होती है, ऐसी ठंड होती है कि खुदा की पनाह। और उस ठंड के अंदर वो बाहर खड़ा कपकपा रहा था, ज़ख्मी हालत में, उसके चेहरे से खून टपक रहा था जो जम चुका था उस ठंड की वजह से। वो एकदम से बोला, डॉक्टर साहब प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर अयान ने उसको सर से पांव तक उसको देखा और कहा, कौन हो तुम और रात को मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। उससे बोला नहीं जा रहा था। सामने खड़ा हुआ डॉक्टर दरवाजे के आगे से हट गया। वो नौजवान तेजी से अंदर दाखिल हो गया और उसने खुद से दरवाजे को बंद कर दिया, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और उसको मार देगा। डॉक्टर ने उसी वक्त दरवाजे को कुंडी लगा दी और कहा, तुम अब मेरे घर में हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत, मेरे साथ आओ। वो उसको लेकर अपने उसी कमरे के अंदर चले गए जहां पे बैठे वो कुछ देर पहले शराब से लुत्फानंदोज हो रहे थे और किताब पढ़ रहे थे। वो शख्स जो हाँफ भी रहा था, सर्दी से कांप भी रहा था, शदीद घबराया हुआ था, लहूलुहान भी था, कपड़े फट चुके थे, वो सीधा कमरे में जैसे ही आया, डॉक्टर ने उसको कुर्सी पे बैठने का इशारा किया। वो सामने एक कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसकी हालत बताती थी कि वो अभी तक हवास बाख्ता है, बोलने की कैफियत में नहीं है। उसके वजूद को नॉर्मल होने से काफ़ी देर से वो भागता हुआ आया है और बाहर शदीद सर्दी है, उसकी हालत ख़राब है। वो बोले, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेके आता हूँ ताकि तुम इस कमरे की हरारत को अपने जिस्म के अंदर ट्रांसफ़र करके और कुछ पी कर बेहतर हो सको। थोड़ी देर के बाद वो अपने हाथ में एक गिलास और शराब की बोतल लेकर आए और कहा, ये लो, इसको पियो, इसके पीने से तुम्हारे जिस्म के अंदर हरारत पहुँचेगी, सर्दी कुछ कम होगी। उस शख्स ने शराब को खोल के पूरा गिलास भर लिया ऊपर तक, और पूरा गिलास भर के एक ही सांस में गटागट 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 सारा पी गया, जैसे वो जुनूनी हो रहा था। शराब वो पी चुका तो डॉक्टर से मुखातिब हुआ, कौन हो तुम और ये तुम्हारी हालत कैसे हुई, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो बोला, मेरा नाम विरोज है और मैं बड़ी मुश्किलों से अपनी जिंदगी बचा कर आया हूं। हाँ, मेरे पास टाइम है, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। और विरोज ने डॉक्टर को बताना शुरू किया, मैं शहर में रहता हूं और मैं एक फलां कंपनी के साथ काम करता हूं। मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता रहता हूं, देहातों में जाता रहता हूं। उनको मुख्तलिफ जगहों की तस्वीरें चाहिए होती हैं और मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूं, मैं तस्वीरें खींचता हूं। इस गांव में भी मैं कल ही पहुंचा था। मैं अपने बाइक पे आया हूं। मेरा काम है मुख्तलिफ तस्वीरों को खींचना और अपनी कंपनी को जाकर देना। उन दिनों में गांव के अंदर कैमरा और ये चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन शहर से आए हुए लोग कैमरों से तस्वीरें खींचते थे। तो उसने बताया कि मैं इस गांव में भी तस्वीरें खींचने के लिए आया था। आज मैं पेट्रोल भरवा कर, टैंकी फुल करवा कर गांव की तरफ आ रहा था कि रात हो गई। इतनी शदीद सर्दी पड़ना शुरू हो गई कि मैं जल्द अज जल्द अपने कमरे में पहुंचना चाहता था कि गर्म बिस्तर के अंदर जाऊं और लेट जाऊं। मैंने बहुत लंबा ओवरकोट पहन रखा था जो सर्दी को काफ़ी हद तक बचा रहा था, लेकिन इतनी आज शदीद सर्दी थी कि हड्डियों के अंदर घुसती जा रही थी कि जब मैं उस जगह पे पहुंचा जहां पे बिल्कुल चारों तरफ वीराना ही वीराना था, दरख्त बने हुए थे और दोनों तरफ
ज़मीनों के अंदर पानी लगा हुआ था या नमी थी, क्या था, शबनम थी। ऐसी ठंड के खुदा की पनाह कि मेरे बाइक ने झटके लेने शुरू कर दिए। मेरा भाई झटके ले रहा था और झटके लेते लेते एक जगह पे बाइक बंद हो गया। मैं परेशान हो गया, बाइक को क्या हुआ है। मैंने उसको जितना ज़्यादा स्टार्ट करने की कोशिश की, मेरा बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। मैं परेशान हो गया। जब मैंने टैंकी को खोल कर देखा तो पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। लेकिन मैंने तो टैंकी फुल करवाई थी, उसको तो अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए था। शायद उस पेट्रोल पंप वाले ने 2 नंबरी की थी। अब क्या होगा। ये एक ऐसी वीरान सड़क थी जहां पे कोई मदद को भी नहीं आने वाला था। इस गांव को मैं जान चुका था, मैं पहले भी एक दफ़ा आ चुका था, लेकिन अब मेरी कौन मदद करेगा। यहाँ तो कोई इस टाइम रात को नहीं आता। ये तो मैं था जो अकेला रातों को फिरता रहता था। मैं खड़ा परेशानी की हालत में था कि उसी वक्त मुझे महसूस हुआ एक धुंध का टुकड़ा। हर जगह पे धुंध फैली हुई थी, लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा था इस जगह पे धुंध थोड़ी सी कम थी। लेकिन मैंने देखा एक धुंध का टुकड़ा जो रेत की तरह चमक रहा है, जैसे रेत होती है उसके अंदर, और वो धुंध का टुकड़ा ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आना शुरू हो गया। और जैसे ही वो मेरे करीब आया तो मैं चौंक पड़ा कि धुंध जिस तरह उड़ रही थी वो तो सबसे गहरी धुंध थी जो रेत की तरह चमक रही थी। और वो चमकती हुई रेत जब बिल्कुल मेरे करीब आई है तो उस रेत ने बिल्कुल इस तरह मुझे जकड़ लिया है कि वो पूरी धुंध मेरे इर्द गिर्द ऐसे लपेट दी गई है कि मुझे इर्द गिर्द नजर आना बंद हो गया है। मैं एक ऐसी गहरी धुंध में खड़ा था कि अब मुझे इर्द गिर्द कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं एकदम से घबरा गया कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कंधों पे किसी ने हाथ रखा हो। मैं चौंक पड़ा, मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन मेरे कंधों पे अभी भी एक हाथ का लम्स मौजूद था। उस हाथ के लम्स की वजह से मैं घबरा गया। मैं जोर जोर से चीखा, कौन हो तुम, कौन हो तुम। मैं भागता भी तो कैसे भागता, मुझे तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा था। कोरा ही कोरा था, धुंध ही हर तरफ धुंध थी। और फिर मुझे ऐसे लगा कि मेरे पांव खुद ब खुद चलना शुरू हो गए और शायद मेरे हाथों पे मेरे कंधों पे जो हाथ थे वो मुझे लेकर जा रहे थे कि मैं खुद ब खुद आगे की तरफ चलना शुरू हो गया। और फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि उस धुंध जिसके अंदर मैं लिपटा हुआ था, उस धुंध ने मुझे अपनी लपेट में लिया हुआ था। मेरे सामने इस अंदाज में रोशनी आई जैसे मुझे रास्ता नजर आ रहा हो। एक अजीब मंजर था। मैं धुंध के अंदर हूं, मेरे सामने मुझे रास्ता नजर आ रहा है, वो सड़क नजर आ रही है। इर्द गिर्द का मंजर कुछ नहीं नजर आ रहा। पीछे मुड़ के देखता हूं, पीछे कुछ नहीं नजर आ रहा, सिर्फ सामने का मंजर सड़क नजर आ रही है। और मैं सीधा चलना शुरू हो गया। जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। यहां तक कि चलते 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 मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे वो धुंध जिसने मुझे अपनी लपेट में ले रखा था वो खुद ब खुद हट गई, दूर हो गई। और मैं एक ऐसे बहुत बड़े घर के सामने मौजूद था जो काफ़ी पुराना और काफ़ी बड़ा घर था। मैं उस घर को देखकर चौंक पड़ा। उस घर की हालत ऐसी थी जैसे काफ़ी अरसा पहले इसको बनाया गया हो। गांव में तो कच्चे मकान होते हैं, लेकिन ये ईंटों से बना हुआ पुराना मकान जिस पे कब पता नहीं रंगो रोगन किया गया था। सीमेंट भी उसका उखड़ चुका था, टूटा फूटा सा वो घर। उसके मैं सामने खड़ा हूं, लेकिन एक अजीब सी बात ये थी, उस घर के ऊपर एक रोशनी सी पड़ रही थी, एक सफ़ेद सी रोशनी ऐसी जिसके अंदर वो घर उस धुंध के अंदर भी क्लियर मुझे नज़र आ रहा था। वरना जितनी धुंध थी और मैं थोड़े फासले पे खड़ा था, मुझे तो वो घर नज़र ही नहीं आना चाहिए था। लेकिन उस घर के ऊपर एक मखसूस जो सफ़ेद रोशनी थी, उस सफ़ेद रोशनी की वजह से वो घर मुझे क्लियर नज़र आ रहा था। क्या इस घर में कोई मौजूद होगा? अगर क्या कोई मौजूद होगा, क्या वो मेरी मदद करेगा? ये सोचता हुआ मैं उस घर के करीब गया और उसके दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया कि चलो शुक्र है मैं किसी दरवाजे के सामने पहुंच गया हूं, किसी घर के सामने पहुंच गया हूं। इनसे मदद मांगता हूं, ये जरूर मेरी मदद करेंगे। मैंने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। अंदर बिल्कुल खामोशी रही। मैंने दूसरी दफा दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया।
और जब दूसरी दफ़ा भी दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर ऐसे लगा कोई हलचल नहीं है, जैसे शायद ये मकान खाली है और अंदर कोई भी नहीं है। मैंने सोचा मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। मकान तो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन शायद उसके आसार बताते हैं, टूट फूट का शिकार बताता है कि यहाँ कोई नहीं है। लेकिन उसको बनावट ये बताती है कि जिस दौर में इसको बनाया गया था, ये बहुत ज़बरदस्त मकान बनाया गया था। मैंने फ़ैसला किया तीसरी दफ़ा, आखिरी दफ़ा ज़ोर आजमाई करता हूँ। अगर किसी ने दरवाज़ा खोला ठीक, नहीं तो यहाँ से वापस चला जाऊँगा। मैंने दोनों हाथों से इतना ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े को पीटा कि मैं इतने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था जैसे दरवाज़ा टूटकर नीचे गिर जाएगा। और जब मैंने इतने ज़ोर से दरवाज़े को खटखटाया तो खटखटाने से मुझे ऐसा लगा अंदर रोशनी सी हुई है और ऐसी आवाज़ सुनाई दी है जैसे कोई जाग गया है, गहरी नींद में था, उठ गया है। और मुझे कदमों की आहट सुनाई दी और फिर कोई दरवाजे के पीछे मौजूद था, उसने दरवाजे को खटक से खोल दिया। और जैसे ही मैंने सामने देखा तो सामने एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की खड़ी थी। उसके जिस्म के नशेबो फराज बताते थे कि उसका बदन बहुत ही खूबसूरत है और उसका चेहरा इंतहा का बला का खूबसूरत था। वो मुझे देखकर बोली, जी। मैंने कहा, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरा बाइक ख़राब हो गया है और इस धुंध में मैं चलता चलता यहाँ तक आ गया हूँ। मुझे रात गुजारने के लिए जगह चाहिए और मैं भूखा हूँ। तो वो बोली, आप ठीक जगह आए हैं, ये सराय है, यहाँ लोग रात गुजारने के लिए ही आते हैं। काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन घबराइए मत, आप अंदर आ जाइए। उसने मुझे अंदर आने दिया और मैंने सुख का सांस लिया। उस दरवाजे से जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक कॉरिडोर, एक राहदारी बनी हुई थी। ऐसी राहदारी जैसे एक गली सी होती है, ऊपर छत, दोनों तरफ दीवार और एक तंग सी गली जिसमें दो लोग इकट्ठे चल सकते हैं। वो आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे जा रहा था। उसने अपने हाथ में एक बड़ी सी मोमबत्ती जला रखी थी और उसकी रोशनी में मैं देख पा रहा था उस रास्ते को कि हम एक राहदारी से गुजर रहे हैं। लेकिन उसका जिस्म, उसका लिबास, उसकी खूबसूरती मैं देखकर चौंक सा गया था। चलती 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 एक कमरों का सिलसिला सा शुरू हो गया। बाहर मकान जितना खस्ता हाल था, पुराना था, टूट फूट का शिकार था, अंदर उससे काफ़ी बेहतर हालत में था। अंदर देखकर लगता था कि इसको अंदर मेंटेन रखा गया है, इसकी हिफाजत की गई है। चलते चलते एक कमरे का उसने दरवाज़ा खोला और कहा, अंदर आइए। उस कमरे के अंदर उसने मोमबत्तियों को जला दिया। ये एक काफ़ी बड़ा और खूबसूरत कमरा था। उस पे बिल्कुल दरमियान में एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था। उस बेड के ऊपर एक बहुत बड़ी मच्छरदानी टाइप लगी हुई थी जिसको छत से बांधा गया था और वो इतनी बड़ी थी कि पूरे बेड के ऊपर चारों तरफ से उसने बेड को घेर रखा था। साइडों पे काफ़ी कुर्सियां लगी हुई थीं। ये एक पुराने दौर का, वाकई एक सराय में जैसे बड़े बड़े मेहमान नवाब आते थे उनके लिए कमरों को सजाया जाता था, ऐसा ही था। लेकिन फर्नीचर को देख के लगता था कई सालों से यहाँ कोई आया नहीं है। फर्नीचर, बिस्तर, बेड, हर चीज़ पुरानी हो चुकी थी, लेकिन आज भी पुराने होने के बावजूद बताती थी कि अपने वक्त की बेहतरीन उस पर कारीगरी की गई थी, लकड़ियों पे, बेड पे। और मैं उससे बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, रहने के लिए तो बहुत अच्छा ठिकाना है, मुझे भूख लगी है। उसने मेरी तरफ देखा, सर हिलाया और बाहर चली गई। कमरे के मैंने माहौल को देखा, बाहर जितना शदीद ठंड थी, रात गुजारने के लिए तो एक ज़बरदस्त और बेहतरीन कमरा था। और मैं अब सोच रहा था क्या वो मुझे खाना देगी या नहीं, लेकिन मैं तो उसके हुस्न में, उसकी जवानी में, उसके वजूद में इस तरह मचल रहा था, तड़प रहा था कि मैं, ऐसी हसीन औरत मेरी ज़िंदगी भरी पड़ी थी। मैं एक वो शिकारी था जो मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पे जाता। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी और जहाँ कहीं लड़की मुझे मिलती मैं उसको पैसों की ऑफ़र कर देता। मैं सोच रहा था ये मेरे पास आए, मैं इसको पैसों की ऑफ़र करता हूँ, क्या मेरे साथ रात गुजारोगी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो कमरे में दाखिल हुई। वो एक
ट्राली को धकेलती हुई आई जिसके ऊपर एक खाना और शराब रखी हुई थी। लेकिन हैरत की बात यह थी, उसने शब ख्वाब का लिबास पहना हुआ था, जो रात को सोने के लिए शब ख्वाबी के लिए लिबास पहनते हैं। उस शब ख्वाबी के लिबास के अंदर उसका वो हसीनो जमील बदन इतना मेरे दिमाग को जकड़ रहा था कि मैं दीवाना सा हो गया। मुझे भूख लगी थी, मैंने जल्दी से शराब पी और खाना खाया। इतना लजीज खाना मैंने इससे पहले नहीं खाया था, इंतहा का बला का लजीज खाना कि मैं सारा चट कर गया। वो 2 लोगों के लिए खाना था, लेकिन मैं अकेला ही फनाह कर गया। इतना लजीज था कि उसने बर्तन समेटने के लिए उठी, उसने मेरे खाए हुए बर्तन उठा के ट्राली में रखे और जैसे ही जाने लगी मेरे ऊपर शैतान सवार हो चुका था। मैंने उसके बाजू को थाम लिया। मैंने उससे कहा, नहीं, मेरी भूख मिट गई है, लेकिन मेरे जिस्म की भूख नहीं मिटी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम नहीं जा सकती। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, जैसे वो कह रही हो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, शराब तो मैं पी चुका था, शैतान तो मैं बन चुका था। और मैं अपने शैतानी खेल खेलने में उसके साथ मसरूफ़ हो गया। लेकिन एक बात अजीब सी थी, मुझे अब लग रहा था इसको मैंने कहीं देखा है, ये चेहरा कहीं देखा देखा लग रहा है। और जब मैं उसके साथ अपने जिस्म की गर्मी को, अपने जिस्म की भूख को मिटा रहा था, तो उसके चेहरे पे एकदम से शिद्दत के साथ गुस्सा आता और एकदम ठंडा हो जाता। उसका चेहरा एकदम से शदीद गुस्से में आता, जैसे उसको लगता कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, जैसे किसी औरत के साथ वो रजामंद ना हो और आप उसके साथ जिनसी फेल करें तो उसके चेहरे पे जो गुस्सा आता है, उसके चेहरे पे ऐसे ही गुस्सा आ जाए, लेकिन साथ ही फिर गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर गुस्सा आ जाए, फिर ठंडा हो जाए, यहाँ तक कि मैं उस शैतानी खेल से फारिग हो गया। उसका चेहरा अब रिलैक्स हो गया। उसने मुझे कहा, अब तुम लेट जाओ। मैं अपने उस बिस्तर पर लेट गया। मेरे पेट की और मेरे बदन की भूख मिट चुकी थी और अब मैं सोने के लिए बेचैन था। बिस्तर पर लेटा ही था कि मुझे गहरी नींद आ गई। एकदम से मेरी आंख खुली कि मैंने देखा 2 बड़े बड़े दांत मेरी गर्दन के अंदर प्रविष्ट हैं, चुभ रही है कोई चीज़ मेरे गर्दन के अंदर। और जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो औरत मेरे ऊपर सवार है और उसने अपना मुंह मेरी गर्दन पे रखा हुआ है। और तभी मैंने देखा वो मेरी गर्दन के ऊपर अपने दांत गाड़े हुए है और मैंने अपने आप को उससे छुड़वाना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त मुझ पे बहुत हावी थी। यहाँ तक जब उसने कहा तो एक और गिलास जल्दी से उसने शराब का भरा और जल्दी से शराब दूसरा गिलास पी गया। कमरे में जलती हुई उस आग ने उसके वजूद को काफ़ी हरारत बख्शी थी। उसका वजूद जो थर थर कांप रहा था सर्दी से, अब वो काफ़ी बेहतर हो गया था। वैसे भी वो शराब चढ़ा चुका था, एक और गिलास चढ़ा गया। वहीं सामने बैठा हुआ डॉक्टर आयान, जो गौर से उसकी कहानी सुन रहा था, जो अपनी किताब को साइड पर रख के अपनी वाइन की छोटी छोटी चुस्कियाँ ले रहा था और साथ में अपने सिगार को पी रहा था, बहुत ही गौर से अपनी कहानी को सुन रहा था। कि जब उसने दूसरा गिलास भरा और गटागट पी गया तो डॉक्टर बोला, मैं मुंतज़िर हूँ तुम्हारी कहानी आगे सुनने का। तो उसने कहा कि जब मैंने देखा उसने मुझे जकड़ा हुआ है और उसके दांत मेरी गर्दन में पेवस्त हैं, तो मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। वो एक औरत थी और मैं एक मर्द जो कराटे भी जानता है, अपने दाव पेच भी जानता है। मैंने उसको इतने ज़ोर से किक मारी कि वो शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। वो उड़ती हुई दूर जा गिरी और मेरी किक उसको इतने ज़ोर से पड़ी थी कि जब वो नीचे जाके गिरी तो मैं एकदम छलांग मार के नीचे खड़ा हुआ और मैंने एक और ज़ोरदार लात उसके दिमाग पर रसीद की, क्योंकि मैं जान चुका था जिसके वजूद के साथ मैंने अपनी भूख को मिटाया था वो कोई औरत नहीं, कोई डाइन थी। जिस अंदाज में उसने अपने दांत मेरी गर्दन में गाड़ रखे थे, वो मेरा खून पी रही थी और उसने मुझे ज़ख्मी भी कर दिया था। मुझे पता भी नहीं लग सका था। जब मैं उठा और उसको लात मारी, उसके सर में लात मारी, तो वो शायद बेहोश हो गई थी। मैंने जल्दी से अपना लिबास पहना और भागने के लिए बाहर निकला। वो खंजर जो हमेशा मैं अपने हिफाजत के लिए अपने पास रखता था, मैंने अपने कोट की जेब में देखा, वो महफूज था। वो तो पीछे बेहोश पड़ी थी। अब मुझे भागना था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला तो मुख्तलिफ कमरों को गुजारता हुआ मैं उसी राहदारी में पहुंच गया जहां से मुझे लेकर आई थी। और जैसे ही मैं राहदारी में भागता हुआ आगे जा रहा था कि एकदम से मेरा पाँव ज़मीन पे पड़ी हुई किसी चीज़ से टकराया और मैं नीचे गिर गया। मैं जैसे ही ऊपर उठा
तो मैं क्या देखता हूं कि नीचे अंधेरे में जो मुझे नजर नहीं आ सका था वो क्या है, अब दूर से एक मोमबत्ती जलाए कोई करीब आ रहा है। और जब वो बिल्कुल करीब पहुंची तो मैंने देखा लिबास के बगैर वही औरत जिसके कुछ देर पहले मैं लज्जत में था, अब वो एक भयानक शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक हो चुका था, उसके दांत बड़े बड़े हो चुके थे और उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी और वो चलती हुई मेरे पास आ गई थी। और तभी मेरी निगाह पड़ी जिस चीज़ से मैं नीचे टकराया था। मैंने देखा एक मरा हुआ इंसान नीचे पड़ा है जिसका सर कुचला जा चुका है, जिसके सर को किसी ने कुचल दिया था और वो मुर्दा हालत में नीचे पड़ा था। उसी से टकरा कर मैं नीचे गिरा था। और जैसे ही मैंने उसे देखा और सामने खड़ी हुई उस बदसूरत भयानक खौफनाक डाइन को देखा जो मेरा खून पी रही थी, जिससे मैं जान छुड़ाकर भागा था, और उसी वक्त मैं जैसे मुड़ने लगा तो मेरा पांव नीचे पड़ी हुई लाश ने जकड़ लिया। वो तो मुर्दा था जिसका सर कुचला गया था, उसके हाथ ने मुझे पकड़ लिया। उसके हाथ ने मुझे इतनी सख्ती से थाम लिया कि मैं एकदम घबरा गया कि मुर्दा मुझे कैसे पकड़ सकता है, और ऊपर से वो हमला करने के लिए मेरे पास तैयार खड़ी थी। अब फासला इतना था कि बीच में वो लाश पड़ी थी, लाश के पांव वाले सिरे पे मैं खड़ा था और सर वाले सिरे पे वो डाइन खड़ी थी। उसी वक्त मैंने जेब से वो खंजर निकाला और जिस हाथ ने मुझे पकड़ा हुआ था मैंने इतने जोर से उस पर वार किया कि उस हाथ को काट दिया और वो तेजी से आगे बढ़ गई। जैसे ही वो तेजी से आगे बढ़ी मैंने वो खंजर जोर से उसके माथे के अंदर घुसा दिया। उसका चेहरा जो इंतहाई खौफनाक और भयानक हो चुका था, जो एक डाइन थी, हकीकत में एक डाइन, वो खंजर मैंने उसके माथे में मार दिया। उसके माथे के अंदर आर पार हो गया, उसके दिमाग के अंदर वो आर पार हो गया और उसके बाद वो जमीन पे गिर गई। मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं भागते 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 आपके घर के बाहर पहुंच गया। जब मैंने घर के बाहर डॉक्टर की ये तख्ती देखी तो मैं समझ गया कि किसी मसीहा के पास पहुंच गया हूं, एक डॉक्टर मुझे बचा सकता है। ये जो मैं लहूलुहान हूं उसी ने मुझे लहूलुहान किया था जब मैं सो रहा था। ये देखिए मेरी गर्दन के अंदर उसके दांतों के निशान, जहां अभी भी मुझे दर्द महसूस हो रहा है। बहुत भयानक औरत थी, लेकिन लगता था उसको मैंने कहीं देखा है। डॉक्टर अयान जो इतनी देर से उसकी कहानी सुन रहा था उससे बोला, कितनी फजूल कहानी सुनाई है तुमने। मैं एक डॉक्टर हूं और तुम एक डॉक्टर को एक ऐसी वाहियात और एक घटिया कहानी सुना रहे हो, तो मुझे खौफजदा करना चाहती हो। डॉक्टर अपनी जगह से उठा, सिगार का उसने कश दिया, फिजा के अंदर धुआं छोड़ा और चलते चलते आतिशदान के अंदर जो आग जल चुकी थी अब वो बुझ रही थी, लकड़ियां डालने की जरूरत थी। उसने कुछ लकड़ियां उठाई और आग के अंदर डाल दी और वहीं पे बैठे बैठे बोला, तुम्हारी कहानी एक बचकाना कहानी है। ऐसे जैसे कोई बच्चा बैठा मुझे अजीब व गरीब कहानी सुना रहा था, एक ऐसी कहानी जिसका कोई वजूद नहीं है, एक बच्चों जैसी कहानी। नहीं, मैं इन कहानी को नहीं मान सकता। विरोज अपनी जगह से उठा और चलता हुआ डॉक्टर के पीछे गया और उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, डॉक्टर यकीन मानिए मैं आपको सच कह रहा हूं, ये झूठ नहीं है। और डॉक्टर उस लोहे के साथ जिससे वो लकड़ियों को आगे पीछे करता था, उस लोहे को पकड़ के बैठ के लकड़ियों को आगे पीछे कर रहा था। और जैसे ही उसने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, अब यकीन कीजिए मैं सच कह रहा हूं, उसने वो लोहा जोर से पकड़ के उसके सर में दे मारा। लोहा जैसे ही उस डॉक्टर के सर में पड़ा, डॉक्टर ने उसके विरोज के सर में मारा, वो गिरा और बेहोश हो गया। जब विरोज की आंख खुली तो वो उसी कुर्सी पे रस्सियों से बंधा हुआ था और उसके सामने डॉक्टर अयान बैठा था। उसने बंधे हुए वजूद को देखा और कहा, डॉक्टर तुम तो मसीहा हो, तुमने मुझे क्यों बांध दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया है। डॉक्टर अयान बोला, तुमने अधूरी कहानी सुनाई है, तुमने पूरी कहानी नहीं सुनाई, बाकी कहानी तुम्हें मैं सुनाता हूं। वो रात मैं और मेरी बहन कभी नहीं भूल सकते। तुम भूल गए हो, हमारे चेहरों को भूल गए हो। याद है उस रात तुम पनाह के लिए हमारे घर आए थे। इसी तरह की एक ठंडी सर्द रात थी और तुम्हें रात गुजारने के लिए मदद चाहिए थी। तुमने दरवाजा खटखटाया था और मैंने तुम्हें अंदर आने दिया था और तुम्हें मैंने खाना खिलाया था, तुम्हें सोने के लिए कमरा दिया था।
लेकिन तुम्हारे अंदर शैतान जाग गया। तुम्हारी नीयत खराब हो गई थी मेरी बहन को देखकर। तुम वो शैतान बन गए थे जो उसके वजूद से खेलना चाहते थे। और जब मैंने उठता हुआ देखा और मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, तो मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की और तुमने मुझ पे हमला कर दिया था और तुम मुझसे लड़ पड़े थे, यहां तक कि तुमने मेरे सर को कुचल डाला था। सॉरी, तुमने मेरे सर में डंडा मारा था। उस डंडा लगने से मैं बेहोश हो गया और जब मैं बेहोश हो गया तो तुम मेरी बहन के पास चले गए। वो तुमसे भीख मांगती रही, तुमसे पनाह मांगती रही, लेकिन तुमने उस पर रहम नहीं खाया। वो रहम की भीख मांगती रही, तुमने उसके साथ शैतानी खेल खेला और उसके बाद तुम वहां से चले गए। और जब मैं होश में आया तो मेरी बहन की इज्जत पामाल हो चुकी थी। तो मुझे बेहोश कर गए थे। तभी हमने फैसला किया इस बात को हम किसी को नहीं बताएंगे। मैं और मेरी बहन फैसला कर चुके थे, हम खामोश रहेंगे। मेरी बहन को नॉर्मल करने में मुझे बहुत टाइम लगा और ये बेहतरीन गांव था जहां मैं उसको नॉर्मल कर सकता था। शायद वो डिस्टर्ब हो जाती, मैं उसको नॉर्मल करता रहा यहां तक कि वो नॉर्मल होती गई, लेकिन पता लगा वो मां बनने वाली है। तुम्हारे उस फेल से वो मां बनने वाली थी। और जब गांव वालों ने उसका पेट देखा तो उनकी निगाह में यही था कि हम बहन भाइयों ने आपस में कोई गलत फेल किया है, वो हमें ही गलत समझ बैठे। और उन गांव वालों ने मेरी बहन को मारा। वो तशद्दुद न सह सकी, मर गई और मुझे बांध के भूखा और प्यासा रखा और मुझे भी मार दिया। आज जब तुम उस घर के सामने पहुंचे हो तो तुम पहुंचे नहीं हो, तुम्हें लाया गया है। कब से मुंतजिर थे मैं और मेरी बहन। उसी वक्त धड़म से दरवाजा खुला और वही औरत उसी लिबास में जिसमें उसने दरवाजा खोला था, मुकम्मल लिबास में, हुरिया नहीं थी, उसके माथे में वही खंजर चुभा हुआ था जो उसने विरोज ने मारा था। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और डॉक्टर ने अपनी बात को जारी रखा। कब से मैं और मेरी बहन मुंतजिर थे तुम्हारे। और गांव वालों, वो जितने भी लोग मरे हैं वो खौफ से मरे हैं। उन्होंने हमारे असली रूप को देख लिया था। मरने के बाद हम दोनों की रूहें तड़प रही थी और जिन लोगों ने हमें मारा था, जिन लोगों ने गांव वालों को उकसाया था, उन लोगों को हमने घेर के घर से बाहर अकेला निकाल के खौफजदा करके मार दिया। मुर्दा उनकी लाशें मिली। गांव वाले आज तक ये न जान सके उनको किसने मारा है। वो हमारे खौफ से मरते थे। हम भयानक उसी तरह मरे हुए रूप में जब उनके सामने आते थे, वही जो कुचला हुआ सर तुमने पीछे अभी भागते हुए देखा था, जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, टांग को पकड़ा था और तुमने उसके बाजू को काटा था, वही रूप मैं अपनाता हूँ। ये देखो। और डॉक्टर अयान ने वहीं खड़े खड़े वही रूप अपना लिया कि उसका सर कुचला हुआ था, जैसे उसने कुछ देर पहले जमीन पे कुचले हुए सर के साथ एक लाश को देखा था। और सामने खड़ी हुई उसकी बहन, जिसके दिमाग में अभी तक खंजर था, उसका भी रूप बदल गया। वो एक इंतहाई खौफनाक भयानक औरत का रूप धार चुकी थी कि ये हमारे रूप। जब भी कोई गांव वाला देखता तो उसका हार्ट फेल हो जाता और दिल का दौरा पड़ने से वो मर जाता, खौफ से मर जाता। हम उसको डरा देते। बच्चों की आवाज़ सुन के हमने कई लोगों को माफ़ कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने हमें मारा था वो तकरीबन हम सब मार चुके। हमने उनको हाथ नहीं लगाया, डरा कर मार दिया। मुंतजिर थे तुम्हारा, इंतज़ार था तुम्हारा। तुम यही सोच रहे थे ना, इस औरत का चेहरा, तो मुझे बता रहे थे वो चेहरा मुझे देखा देखा लग रहा था। हाँ, तुम भूल गए, हम नहीं बोले। ये वही मेरी बहन है जिसके साथ तुमने शैतानी खेल खेला था। और कब से हम मुंतजिर थे। और मैं इस डॉक्टर अयान के वजूद में हूं। मैंने इस डॉक्टर अयान के वजूद का सहारा लिया है। मेरी आत्मा कुछ अकेला नहीं कर सकती थी, तो मेरी आत्मा इसी डॉक्टर अयान के वजूद के अंदर आ गई है और उसी के वजूद का सहारा लेके मैं खड़ा हूं। और तुम्हें मारने के बाद यही डॉक्टर सबको बता देगा, अधूरी कहानी को यही मुकम्मल करेगा जो मैं और मेरी बहन नहीं बता सके थे कि किसने हमारे साथ ये गुनाह किया था। जो गांव वाले ये समझ बैठे कि इस रिश्ते के तकद्दुस को हम दोनों ने पामाल किया है। हम दोनों बहन भाइयों ने इस रिश्ते को नहीं पामाल किया था, तुझ शैतान ने पामाल किया था। आज कितने
3 सालों से हम तेरे मुंतज़िर थे, तू आज आ गया। आज तेरे जिस्म के हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे और फिर यही डॉक्टर अयान सबको बताएगा। याद है मैं कौन हूं? दिलीप। मैं दिलीप हूं, याद आया? और ये सामने खड़ी हुई मेरी बहन मीरा, वही मीरा और मैं वही दिलीप हूं जिसके पास तू पनाह लेने आया था। और मीरा गुस्से से इतनी जनूनी थी जैसे भाई बात मुकम्मल कर ले और उसको वो चीड़ फाड़ कर दे। और ऐसा ही हुआ जब डॉक्टर ने अपनी बात मुकम्मल की। जो डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर के वजूद के अंदर दिलीप था, डॉक्टर अयान के वजूद के अंदर। उन दोनों बहन भाइयों ने उस पर इस तरह का हमला कर दिया कि उसके जिस्म के चिथड़े कर दिए, बाजू टांगें अलग कर दी, उसके गोश्त को नोच डाला, उसकी लाश का इस तरह का बुरा हालत की कि कोई भी देखे तो उल्टियां उसको आने लगे। उसकी आंखें बाहर निकाल दी, उसके कान खींच के नीचे फेंक दिए, उसके जिस्म के गोश्त के लोथड़े उतार उतार के, जैसे कोई जानवर शेर या चीता इंसान के जिस्म के चीथड़े उतार लेता है, ऐसे उसके वजूद से उन दोनों ने चीथड़े उसके उतार दिए। वो मर चुका था। और उस गांव में जब सुबह हुई तो डॉक्टर अयान उन गांव वालों को बताने के लिए तैयार था कि डॉक्टर अयान के वजूद का सहारा लेके हम दोनों बहन भाई यहां तुम्हारे सामने खड़े हैं। मेरी बहन को तुम नहीं देख पा रहे और मैं चाहता भी नहीं तुम देख सको, लेकिन मैं डॉक्टर अयान के वजूद में हूं, वही दिलीप जो बहन भाई यहां आए थे। और तुम गांव वालों ने उनको इसलिए मारा कि उन्होंने उस रिश्ते का तकद्दुस पामाल किया था, तो उस शैतान ने किया था, जो आज वो शैतान डॉक्टर अयान के घर में मरा पड़ा है। मेरी बहन इतनी नफरत करती है तुम गांव वालों से, वो तुम्हारे सामने भी नहीं आना चाह रही। और मैं भी उसकी आत्मा, उसका हमजाद डॉक्टर अयान के वजूद में खड़ा तुम गांव वालों को बता रहा हूं, तुमने बहुत गलत किया था हम दोनों बहन भाइयों के साथ। हमारा बदला मुकम्मल हुआ। मरने के बाद भी हमारी आत्मा को, हमारे हमजाद को सुकून नहीं पहुंचा था। हम बदले की याद में तड़प रहे थे और हमने उन गांव वालों को मार डाला जिन्हें उकसाया था तुम लोगों को कि मारो इनको, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, और जिन्होंने आगे बढ़ के हमें मारा था उन सबको हमने मार डाला खौफजदा करके। और जिस शैतान ने हमारे साथ खेल खेला था, अब उसके भी चीथड़े उस घर में पड़े हैं। आज हमारा बदला मुकम्मल हुआ और हम यहाँ से जा रहे हैं। आइंदा कभी बेकसूर को इस तरह ना मारना। हमने तो फिर भी गांव वालों को बख्श दिया, वरना हम चाहते तो सब गांव वालों को मार देते। आज हम जा रहे हैं, ये कहा और डॉक्टर अयान जमीन पे गिरे, बेहोश हो गए। जब उनको होश में लाया गया तो वो अपनी असली हालत में आ चुके थे। इससे पहले वो क्या कह रहे थे, क्या हुआ था, कुछ नहीं जानते थे। सब गांव वालों से पूछ रहे थे मेरे साथ क्या हुआ है। और जब गांव वालों ने उनको वो सारी कहानी बताई तो फिर हंसना शुरू हो गए, क्योंकि उनको ऐसी कहानियों पे कभी यकीन नहीं था। और वो अब भी कह रहे थे तुम लोग गलत कह रहे हो, मैं ऐसी कहानियों पे यकीन नहीं करता, और तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मेरे ऊपर कोई आत्मा आ गई थी, मेरे अंदर कोई हमजाद आके ये बोल रहा था। ये तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो। लेकिन गाँव वाले जाग चुके थे, बताने वाले सब बताकर चले गए थे। और उसके बाद कई सालों तक उस कहानी को दूर दूर तक लोगों ने सुना। दूसरे गांव में भी वो कहानी पहुंची और आज तक उस कहानी को याद किया जाता है तो आज भी जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।